अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान को एक ही दिन में 2 झटके। आज सदर आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान की वाज़ेह हदायत के बावजूद इसहाक डार साहब से वजीर खजाना के ओहदे का न सिर्फ हल्फ ले लिया बल्कि उसके बाद वजीर खजाना साहब ने अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया। और दूसरा झटका इमरान खान साहब को लगा है, उनकी एक ऑडियो लीक हो गई है जिसके अंदर वो आजम खान साहब के साथ मिलकर इस बात की साजिश कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड लू और असद मजीद खान साहब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को, जिसको सफारती जुबान के अंदर एक अनऑफिशियल मीटिंग कहते हैं, उसकी जो रिपोर्ट है जिसको सफारती जुबान में साइफर कहते हैं, उसको किस तरीके से एक साजिश की शक्ल देनी है। और मैं ये बात आपको बताऊं कि इनसाइट की ये खबर भी एक मरतबा फिर दुरुस्त साबित हो गई है, क्योंकि जुलाई में मैंने एक वीडियो के अंदर आपको ये सारी तफसीलात से आगाह किया था कि जनाब एक ऑडियो है जो मुख्तलिफ लोगों के पास मौजूद है, जिसके अंदर इमरान खान साहब और आजम खान साहब गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इस साइफर के साथ खेलना कैसे है। और उस गुफ्तगू के बाद इमरान खान साहब ये कहते हुए सुने जाते हैं कि लेट्स प्ले विद इट। और ये खबर हरफ बा हरफ दुरुस्त साबित हुई है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उससे तकरीबन आधा घंटा पहले एक ऑडियो लीक हो गई है। और उस ऑडियो के अंदर आजम खान साहब और इमरान खान साहब दोनों ही इस बात का एतराफ करते हुए वाज़े अंदाज में सुने जाते हैं कि किस तरीके से ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर रद्दोबदल की गई। और यह बात भी साबित होती है कि आजम खान साहब जो इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब ने, उन्होंने अपने ओहदे और इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हुए वो जो लेटर था, वो जो साइफर था, उसकी कॉपी को तब्दील किया। शाह महमूद कुरैशी को उस तब्दील शुदा कॉपी को पढ़ने पर मजबूर किया। और उस कॉपी के बाद वो जो मिनट्स बनाए गए थे उस मीटिंग के अंदर, उसके अंदर रद्दोबदल किया गया। और उन मीटिंग मिनट्स के बाद जो एक ऑफिशियल एनालिसिस होता है सरकारी कवायद के मुताबिक, उस एनालिसिस को दानिस्ता तौर पर तब्दील किया गया और उसको एक थ्रेट के अंदर बदला गया। और यह तासुर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अंदर तहरीके अदम एतमाद जो लाई गई है, यह अमेरिकन स्पॉन्सर्ड तहरीके अदम एतमाद है और मौजूदा हुकूमत एक गैर मुल्की साजिश के जरिए इक़्तिदार में आई है। और इमरान खान साहब इस बयानिए को लेकर बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ ना सिर्फ आगे बढ़े बल्कि उन्होंने अपने सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान के मफादात को ना सिर्फ कुर्बान कर दिया बल्कि बहुत सारे ममालिक के साथ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया। ये दोनों खबरें हैं और इन दोनों खबरों का जायजा लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी साइफर की, जिसका बहुत ही ज्यादा चर्चा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और 27 मार्च वो तारीख है जब इमरान खान साहब ने इस कागज को लहराया था परेड ग्राउंड के अंदर होने वाले एक जलसे में, और उन्होंने कहा था ये है वो सबूत जिसके जरिए ये बात साबित होती है कि मेरे खिलाफ तहरीके अदम एतमाद को एक साजिश के जरिए पेश किया गया। और ये तमाम लोग जो है वो इस साजिश का हिस्सा है। और उस धमकी के अंदर इमरान खान साहब का ये कहना था कि ये कहा गया कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाता है तो पाकिस्तान के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और उसके बाद अब यह बात साबित हो गई है कि यह सब कुछ एक झूठ था, एक बनावट थी, क्योंकि ये जो ऑडियो लीक हुई है इसका आगाज ही इस जुमले से होता है जो इमरान खान साहब का है, अच्छा अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का। इस जुमले से आगाज होता है और ये इमरान खान साहब की आवाज़ है और ये सिर्फ खेलना है। और ये कि ये जो साइफर मिला है, ये जो मीटिंग हुई है, ये उस तारीख से पहले की है जब तहरीके अदम एतमाद दाखिल की गई थी। यानी उस सारे मामले को मैनिपुलेट कैसे करना है वो इमरान खान साहब इस जुमले से इमरान खान साहब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और फिर आजम खान साहब अपनी एक तकरीर करते हैं और पूरा प्लान इमरान खान साहब के सामने रखते हैं कि ये कैसे करना है। और आजम खान साहब ये कहते हुए सुने जाते हैं कि सर मैं ये सोच रहा था, ये जो साइफर है मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपको याद है कि इसके आखिर में जो अमेरिका में सफीर थे पाकिस्तान के असद मजीद खान साहब, उन्होंने लिखा है खत के आखिर में कि जनाब इस पर डिमार्श करना चाहिए। अगर आपने डिमार्श नहीं भी देना तो फिर मैंने बहुत सोचा है कि इस मामले को कैसे टेकअप किया जाए, इसको कैसे कवर करना है।
तो फिर एक मीटिंग बुला लेते हैं। पूरी साजिश कौन तैयार कर रहा है? आजम खान साहब। किसके मशवरे पर, किसके हुक्म पर? इमरान खान साहब के कहने पर। और मीटिंग का मकसद भी आजम खान साहब ये कहते हुए बड़ी क्लैरिटी के साथ सुने जा रहे हैं कि एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में कौन कौन होगा? उस मीटिंग में होंगे शाह महमूद कुरैशी, फॉरेन सेक्रेटरी यानी सुहेल खान साहब, आप और मैं यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उस मीटिंग में क्या होगा? वो ये कहते हैं कि फिर ये करेंगे कि वो लेटर है, वो लेटर पढ़ के सुनाएंगे। कौन पढ़ के सुनाएंगे? शाह महमूद कुरैशी। और आजम खान साहब क्या करेंगे? उसकी कॉपी को बदल देंगे। ये आजम खान साहब कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जनाब हम उसकी कॉपी को बदल देंगे। फिर वो ये कहते हैं कि ये जो मीटिंग होगी इसके मिनट्स तो मैंने ही नोट करने हैं, मैं मिनट नोट्स करूंगा और ये इस तरह का तासुर दे देंगे कि फॉरेन सेक्रेटरी ने ये चीज़ बनाकर दी है। बस उसका काम ये होगा उसके बाद कि हम ये जो मीटिंग है और उस मीटिंग के मिनट्स के ऊपर एक एनालिसिस बनाएंगे। वो एनालिसिस कहाँ बनेगा? वज़ीर आज़म हाउस में बनेगा। और उस एनालिसिस के अंदर हम इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर देंगे कि ये एक थ्रेट है, ये एक धमकी है जो अमेरिका ने दी है किसको? पाकिस्तान को। आजम खान साहब ये फरमा रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि ये जो एनालिसिस है हम अपनी मर्जी का, वो एनालिसिस हम इस मिनट्स में कर देंगे ताकि मिनट्स ऑफिस के रिकॉर्ड में हो। और एनालिसिस ये होगा कि ये एक थ्रेट है और मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में होंगे। हम अपनी मर्जी से इस मिनट्स को ड्राफ्ट करेंगे। इमरान खान साहब आगे से ये पूछते हैं कि अच्छा मीटिंग करनी है तो फिर किस किस को बुलाना है इस मीटिंग में? तो आगे से आजम खान साहब वो आगे से इमरान खान साहब कहते हैं शाह महमूद, आप, मैं और सुहेल। आजम खान साहब आगे से कहते हैं बस इतने लोग ही काफ़ी हैं। इमरान खान आगे से पूछते हैं अच्छा ठीक है तैयारी करते हैं। आजम खान साहब आगे से कहते हैं ताकि ठीक है ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर आ जाएं, आप ये देखें कि वो कॉन्सुलेट फॉर स्टेट हैं, वो पढ़ के सुनाएगा तो मैं कॉपी कर लूँगा, आराम से ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर हम इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे। फिर वो ये कहते हैं कि आप फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाएं ताकि ये पॉलिटिकल ना रहे। इमरान खान साहब पूछते हैं कि इस मीटिंग के अंदर और किसी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा जी फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये पॉलिटिकल ना रहे, ब्यूरोक्रेटिक हो जाए। और इस मीटिंग के जो मिनट्स हैं जो आजम खान साहब ने लिखने हैं और आजम खान साहब ने उसको पर रद्दोबदल करना है, वो ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड पर चला जाए। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं एनी हाउ फॉरेन साजिश बना देते हैं। यानी अब ये जो साजिश है ये खुल के सामने आ गई कि ये साजिश कहीं और से नहीं हुई थी बल्कि ये साजिश पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर तैयार की गई थी, जिसके ज़रिए लोगों के जहनों को गुमराह किया गया था। एक झूठ का बयानिया बनाया गया था, हल्फ की खिलाफ वर्जी की गई थी, जिस हल्फ के अंदर वज़ीर आज़म इस बात का इतराफ़ करते हैं कि वो अपने ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह नहीं देंगे। मगर यहाँ पर वज़ीर आज़म ने उस वक्त के अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने सियासी मफादात को, ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह दी। उन्होंने एक ना होने वाली बात को इशू बनाकर पाकिस्तान के बहुत सारे दीगर ममालिक के साथ जो सफारती ताल्लुकात थे उनको कुर्बान किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो ज़ाती मफादात उठा सकें। और इसके अलावा इस चीज़ का कोई और मकसद नहीं था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफादात जाएं भाड़ में। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार चाहिए और मैं इक़्तिदार की कुर्सी को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, चाहे पाकिस्तान को इसकी जो मर्जी कीमत अदा करनी पड़े। और इमरान खान साहब और आज़म खान साहब के दरमियान होने वाली ये कॉन्वर्सेशन अगर दुरुस्त है तो फिर इसके ना सिर्फ ताने बानों को चेक किया जाना चाहिए, इसका फोरेंसिक होना चाहिए, बल्कि आज़म खान साहब और इमरान खान साहब दोनों को शामिल तफ्तीश होना चाहिए और करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अहम सवाल ये है कि ये करेगा कौन? क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो ऐसा करने की मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई हिम्मत जुटा पाएगी, क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने अब तक की हुकूमत चलाई है बज़ाहिर नहीं लग रहा कि वो इस मामले पर वो नोटिस दे के इमरान खान साहब को इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर तलब भी कर लेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने नोटिस दे भी दिया तो वो किसी ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज हो जाएगा और उसके नतीजे में इमरान खान साहब को स्टे मिल जाएगा या ये हुक्म मिल जाएगा कि जनाब आपने जो जो कुछ पूछना है वो सवालनामा तरतीब दें और इमरान खान साहब को भिजवा दें। इमरान खान साहब जो उसका मुनासिब जवाब समझेंगे वो दे देंगे, तफ्तीश मुकम्मल होगी, आप जाने आपका काम। अगर इस तरीके से निज़ाम चलना है, एक नहीं दो पाकिस्तान के नारे लगाने वालों के लिए कि जनाब मेरे लिए कानून और आपके लिए कानून और
تو پھر یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. اور دوسرا دھچکا جو عمران خان صاحب کو پہنچا ہے وہ بھی بڑا شدید قسم کا دھچکا ہے, کیونکہ اطلاعات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے, کیونکہ خبریں میں نے کسی جگہ پر دیکھی بھی ہیں کہ واضح طور پر یہ اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا عارف علوی صاحب سے کہ جناب آپ رخصت پر چلے جائیں, آپ جو ہے وہ حلف نہ لیں اسحاق ڈار سے, اور جو تاکہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو تقویت ملے. لیکن جو عارف علوی صاحب ہیں وہ رخصت پر نہیں گئے اور انہوں نے ایوان صدر میں انہوں نے حلف لیا, خود حلف لیا اسحاق ڈار صاحب سے. یعنی وہ اس وقت عارف علوی صاحب عمران خان صاحب کو شاید کچھ ریلیف دینے کی جو کوشش ہے وہ تو کر رہے ہوں گے, لیکن عمران خان صاحب کے اس بیانیے کے ساتھ جو ریاست کے ساتھ اس وقت مقابلے کا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے حلف لیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف صاحب سے حلف سے پہلے ملاقات بھی کی ہے, جس کے اندر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا, اور یقینی طور پر جو بہت سارے پہلو ہیں وہ انہوں نے ڈسکس کیے ہوں گے اس ملاقات میں, کیونکہ عارف علوی صاحب گزشتہ دنوں خاصی حد تک متحرک رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو وزیر خزانہ صاحب ہیں نو منتخب, انہوں نے اپنے جو عہدہ ہے اس کا چارج بھی سنبھال لیا ہے, اور وہ وزارت خزانہ پہنچ بھی گئے ہیں, اور وہاں پر جو وہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے. اور اس کے بعد اس قسم کی خبریں بھی ہیں کہ وہ احتساب عدالت میں پیش بھی ہو گئے, اور اس وقت ان کے ساتھ رانا ثناء اللہ اور دیگر لیگی رہنما بھی موجود تھے. اور اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان ان کو وزر ٹی وی پر کہتے ہیں کہ انٹرپول کے ذریعے مجھے واپس لائیں گے, جنہوں نے مجھ پر کیس بنایا ہے ان کو شرم آنی چاہیے, میرے پاس 4 سال پاسپورٹ نہیں تھا. عمران خان نے سب سے پہلا میرا پاسپورٹ کینسل کروایا, مجھ پر جعلی مقدمات بنائے گئے, اور عمران خان کو یہ پیغام ہے کہ ملک کو چلنے دیں. پہلی ترجیح کرنسی ہے, دوسری ترجیح مہنگائی پر قابو پانا ہے, روپے کی قدر بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. اور ساتھ انہوں نے ایک دلچسپ لفظ استعمال کیا, وہ ہے پھدو کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس کی میں نے نشاندہی کی, اور میری نشاندہی کرنے پر 14 نکات تھے کچھ, جس میں سے 11 پر حکومت نے ان کی اصلاح کی اور اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اور عمران خان صاحب نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سارے کچھ ہو رہے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا یہ اچھا پھدو وزیر اعظم تھا جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اس سے یہ صرف ایک جملہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم جو سیاست ہے اس کو کس لیول پر لے کے چلے گئے ہیں. اب یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے, اس آڈیو کے ساتھ اگر ہم پرائم منسٹر آفس میں ہونے والی دیگر آڈیوز جو حالیہ دنوں کے اندر لیک ہوئی ہیں, تو یہ دونوں ایک تاثر دے رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس سنجیدگی کے ساتھ کہ کسی طرح کے لیے بھی کسی موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے بھی سیکیور نہیں رہ گیا, کیونکہ ہر ایک چیز اگر لیک ہونا شروع ہو جائے گی, ہر ایک چیز کی ریکارڈنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو مفادات کے لیے استعمال کیا جائے گا, تو پھر یہ یقینی طور پر ایک ایسا عمل ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے, بہت اصلاح ہونی چاہیے. کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ویڈیوز ہیں جن کے بارے میں بھی چرچا چل رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, وفاقی وزیر داخلہ اور سینئر جرنلسٹ حامد میر صاحب نے مختلف مواقع پر اس بات کا اظہار بھی کیا ہے, بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کل ہی میرا خیال ہے کہ ایک ٹاک شو کے اندر جیو کے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے دیکھی ہے ایک ویڈیو انہوں نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے لیکن میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, وہ بہت زیادہ اخلاق سے گری ہوئی ویڈیو ہے, وہ ایسی ویڈیو ہے جو ہم ٹی وی پر نشر ہی نہیں کر سکتے. البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, میں نے دیکھی ہے. حامد میر صاحب کی طرف سے بھی یہی بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ چیزیں ہیں جو کچھ لوگوں کے پاس ہیں, وہ بہت زیادہ پرائیویٹ قسم کی چیزیں ہیں, اور پرائیویٹ معاملات کو, پرائیویٹ ایشوز کو, پرائیویٹ آڈیو ویڈیوز کو منظر عام پر نہیں آنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں ایوان وزیر اعظم میں, اور کسی کی بھی نجی زندگی کے معاملات کو اگر اس طریقے سے ریکارڈ کر کے لایا جائے گا تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بلیک میلنگ ہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن اس وقت جو آج ہونے جا رہا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس, اس کا یہ اہم ترین ایجنڈا ہونا چاہیے کہ اگر پرائم منسٹر آفس محفوظ نہیں ہے, اگر پرائم منسٹر ہاؤس محفوظ نہیں ہے,
تو پھر پاکستان میں ہونے والی جو اہم ترین ملاقاتیں ہیں اس کا ڈیٹا کیسے محفوظ ہوگا، اس کا ریکارڈ کیسے محفوظ کیا جائے گا؟ اور اگر خود وزیر اعظم آفس کے اندر اس قسم کی چیزیں ہیں تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی کے لیول ہیں وہ کس حد تک کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، قطع نظر اس بات کے کہ آڈیو ویڈیو لیک سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے۔ میری نظر میں جو نقصان ہے یقینی طور پر وہ پاکستان کا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔